वेलकम बैक। प्रबंध के आधारभूत सिद्धांतों की बात हेनरी फ्योल द्वारा जो 14 सिद्धांत दिए गए उनकी बातचीत हो रही है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इस कड़ी में हमने 4 जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, उनकी बात की थी। अब हम 5वें सिद्धांत पे आकर बात करते हैं, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। निर्देश की एकता से अभिप्राय यह है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। वन हेड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। दूसरे शब्दों में कहें तो समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए एक कार्य योजना यानी प्लान ऑफ एक्शन होनी चाहिए, और उन्हें नियंत्रित करने वाला भी एक ही मैनेजर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्कूटर व कार 2 उत्पादों का निर्माण करती है। नतीजा उसमें 2 डिवीजन होंगे, स्कूटर डिवीजन, कार डिवीजन। दोनों प्रोडक्ट्स का बाजार व समस्याएं अपनी अपनी होंगी, इसलिए उनके लक्ष्य भी अलग होंगे। दोनों विभागों को अपनी अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। यह आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, तथा निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। आदेश की एकता से अभिप्राय यह है कि एक कर्मचारी को आदेश देने वाला एक समय में एक ही बॉस होना चाहिए, और निर्देश की एकता का अर्थ यह है कि समान उद्देश्यों वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इस संबंध में हेनरी फ्योल ने कहा है कि एक संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निर्देश की एकता महत्वपूर्ण है, जबकि कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने के लिए आदेश की एकता आवश्यक है। हेनरी फ्योल feels that for the efficient running of an organization, the unity of direction is important, while the unity of command is important to enhance the efficiency of the employees. आदेश की एकता और निर्देश की एकता, जब हमें उसके बारे में क्लैरिटी हो जाती है, तो ये जो निर्देश की एकता है, हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत के, इस प्रिंसिपल के जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं, घनात्मक प्रभाव हैं, वो क्या हैं। एक अधिकारी के एक जैसी क्रियाओं से संबंधित होने के कारण स्पेशलाइजेशन के लाभ मिलते हैं, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आसानी होती है, और क्रियाओं में एकरूपता से समन्वय में मदद मिलती है। जो इसके बायोलेटिंग इफेक्ट हैं इस प्रिंसिपल के, वो ये हैं, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होते, संगठन की कार्यकुशलता में कमी आती है, और उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई रहती है। क्रियाओं में एकरूपता के अभाव से समन्वय में भी कठिनाई आती है। आदेश की एकता और निर्देश की एकता में जो क्विक एक डिफरेंस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहले इन दोनों का मीनिंग जानेंगे। पहले जानते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करे, और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए। अर्थ जानते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, निर्देश की एकता का। इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाएं एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी की जानी चाहिए, और उनके लिए एक ही योजना होनी चाहिए। यहां पर दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वह है उद्देश्य, एम। इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था,
ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकना है और दूसरी तरफ इसका उद्देश्य क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना है। अब प्रभाव की बात करेंगे, इंप्लीकेशन की। पहले के केस में इससे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रभावित होती है। तो ये था पांचवा सिद्धांत हेनरी फ्योल का। छठे सिद्धांत पर बात करते हैं, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित को प्राथमिकता, प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट का नाम भी दिया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य हित अथवा संस्था का हित ही सर्वोपरि है, वही सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि सामान्य हित व व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से सामान्य हित को प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। जैसे एक मैनेजर को कोई निर्णय लेने से इंडिविजुअल तौर पे हानि होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो, तो संस्था के प्रॉफिट को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लेना चाहिए। इसके विपरीत अगर उल्ट बात करें, रिवर्स बात करें, यदि किसी निर्णय से मैनेजर को इंडिविजुअल तौर पे प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन संस्था को भारी लॉस हो रहा हो, तो ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उदाहरण के लिए एक कंपनी के सेल्स मैनेजर को 100 टन कच्चा माल क्रय करना है, खरीदना है। बाजार में अन्य पूर्तिकर्ताओं जो सप्लायर्स हैं उनके साथ उसका बेटा भी है जो उस सप्लाई में शामिल है। प्रबंधक कच्चे माल का ऑर्डर अपने बेटे की फर्म को दे रहा है और अधिक वैल्यू पे वो ऑर्डर दे रहा है। उसे कम वैल्यू पे भी ऑर्डर मिल रहे थे, लेकिन अपने बेटे को प्राथमिकता देते हुए उसने ऑर्डर अपने बेटे की कंपनी को दिया। इससे प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से तो लाभ हो रहा है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को बहुत बड़ी हानि चुकानी पड़ रही है और यह स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ये अवांछनीय स्थिति है। तो ऐसे में जो इस सिद्धांत के पॉजिटिव इफेक्ट हैं, धनात्मक प्रभाव हैं, वो हैं मानवता का पालन, संस्था को लाभ से सभी को लाभ, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय। इसके जो वायोलेटिंग इफेक्ट हैं वो मानवता का हनन होता है, ईर्ष्या में वृद्धि होती है, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति में अवरोध आता है, हिंड्रेंस होती है, और व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय का अभाव रहता है। इंडिविजुअल लेवल पर और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का लैक रहता है। अब 7वें सिद्धांत पर जा रहे हैं, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। हेनरी फ्योल की मत है कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो रेम्यूनरेशन है, पारिश्रमिक है, उन्होंने जो एफर्ट लगाई है उसके बदले में उनको जो रुपए दिए जाने हैं वो उचित होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों व मालिकों दोनों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके, सेटिस्फेक्शन दोनों की अच्छी रहे। प्रबंधक का यह कर्तव्य है, मैनेजर का, कि वो सुनिश्चित करे कि सभी को कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा रहा है। यदि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल प्रदान नहीं किया जाता है तो वे कार्य को अपनी पूरी क्षमता, लगन व ईमानदारी से नहीं करेंगे। नतीजा, संस्था को असफलता का सामना करना पड़ेगा। उचित प्रतिफल अनेक तत्वों जैसे जीवन स्तर की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, श्रमिकों की मांग, डिमांड ऑफ लेबर, उनकी योग्यता, एबिलिटी आदि पर निर्भर करता है। फ्योल का कहना है कि कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए
सामान्य पारिश्रमिक के अलावा मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरकों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी में धन संबंधी और नॉन मॉनेटरी में उनके एप्रिसिएशन, कोई अवार्ड फंक्शन, इस तरह से उनके काम की वहां पर प्रशंसा की जानी चाहिए। ये अमौद्रिक प्रेरणाएं हैं, इससे आदमी मोटिवेट होता है और आने वाले समय में संस्था के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अपनी जान लगाता है। उदाहरण के लिए माना कि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दूसरी कंपनी अच्छे लाभ अर्जित कर रही है। ऐसी स्थिति में बिना मांगे ही कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि कर देनी चाहिए। ऐसा ना करने पर कर्मचारी मौका मिलते ही कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी की ओर रुख करेंगे। पुनः भर्ती पर आपको खर्च करना पड़ेगा जब कोई पोस्ट खाली वेकेंट होगी, जिससे कंपनी को बहुत हानि उठानी पड़ेगी। अब जानते हैं कि इस सिद्धांत के रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, धनात्मक प्रभाव क्या है। कर्मचारियों के प्रोत्साहन व संतुष्टि में वृद्धि, कर्मचारियों में समर्पण भावना का विकास और श्रम परिवर्तन दर में कमी आती है। जहां तक वायोलेटिंग इफेक्ट्स की बात है, कर्मचारियों के प्रोत्साहन में कमी और असंतुष्टि में वृद्धि होती है, बेईमानी को बढ़ावा मिलता है, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि होती है। अब बात होगी केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों, सुपीरियर्स को चाहिए कि पूर्ण केंद्रीयकरण और पूर्ण विकेंद्रीयकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाएं। प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण से हेनरी फ्योल का अभिप्राय ये बिल्कुल भी नहीं है कि अधिकारों को पूर्ण रूप से केंद्रित कर दिया जाए, बल्कि उनका मानना है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को अपने पास रखने चाहिए, जबकि दैनिक व कम महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अधिकार सबऑर्डिनेट्स, जो अधीनस्थ, उनके अंडर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो उनको सौंप देने चाहिए। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एज द वर्ड्स दे आर इंडिकेटिंग। सेंट्रलाइजिंग मीन्स केंद्रित करना, एक जगह पे सारे अधिकारों को इकट्ठा करना। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स के सबको अधिकार देना, वो केंद्रीयकरण है। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण की जो रेशियो है, अनुपात है, वो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। जैसे एक छोटे व्यवसाय में केंद्रीयकरण और बड़े व्यवसाय में विकेंद्रीयकरण की मात्रा अधिक रखना लाभदायक रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। उदाहरण के लिए उद्देश्यों और नीतियों के निर्धारण, व्यवसाय के विस्तार आदि के निर्णय लेने के अधिकार अधिकारियों के पास सुरक्षित रहने चाहिए। दूसरी ओर कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्रय करना है, कर्मचारियों को छुट्टी देनी है, लीव सैंक्शन है, ये सभी अधिकार जो हैं वो अधीनस्थों को सौंप देने चाहिए। अब जानते हैं कि इस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, धनात्मक प्रभाव क्या है। अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है, बेहतर एवं शीघ्र निर्णय होते हैं, अधीनस्थों के प्रोत्साहन में, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके प्रोत्साहन में वृद्धि होती है। और इसके जो वायोलेटिंग इफेक्ट है, अवहेलनात्मक प्रभाव, वो हैं पूर्ण केंद्रीयकरण से अधिकारियों तथा पूर्ण विकेंद्रीयकरण से अधीनस्थों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि, पूर्ण केंद्रीयकरण में अधिकारियों द्वारा उतावले व गलत निर्णय तथा पूर्ण विकेंद्रीयकरण में अधीनस्थों द्वारा कमजोर निर्णय लेना। पूर्ण केंद्रीयकरण से अधीनस्थों के प्रोत्साहन में कमी आती है। तो ये हुए हमारे प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत, 8 सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब 9वें सिद्धांत पर बात करूंगा, जो कि सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन के बारे में है। इसको मैं इस डायग्राम के जरिए भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक डायग्राम मैंने बना के रखी है और उससे एक्सप्लेन करूंगा।
पहले जानते हैं कि स्केलर चेन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर चेन। आइए जानते हैं कि स्केलर चेन क्या होती है। स्केलर चेन से अभिप्राय है एक औपचारिक अधिकार रेखा से जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम तक एक सीधी रेखा में चलती है। यहां पर फियोल के विचार को भी जानेंगे। इस श्रृंखला का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, यानी प्रत्येक संदेश वाहन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक सीधी रेखा में चलना चाहिए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। यहां मुख्य शर्त यह है कि संदेश वाहन के दौरान श्रृंखला की किसी कड़ी अथवा पद को अनदेखा ना किया जाए। मतलब कहने का बड़ा साफ है कि अगर किसी व्यक्ति एफ को बात करनी है पी से, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा पी से बात कर ले। यहां पर उसे एफ ई डी यही चैनल है, वो तभी पी से बात कर सकता है। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, क्योंकि आपको वो एक चैनल है और अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। तो यहां पर फ्योल का विचार यही था कि बात करने के लिए एक नियम बना हुआ है एंड यू हैव टू फॉलो दैट प्रिंसिपल। अब बात करता हूं जो फ्योल की सीढ़ी है। फ्योल की सीढ़ी भी यही कहती है कि सिद्धांत को एक सीढ़ी और दोहरी श्रृंखला द्वारा स्पष्ट किया गया है। और यहां पर मैंने जो डायग्राम में स्पष्ट किया है कि एफ को बात करनी है पी से जो उसके समान लेवल का कर्मचारी है। तो दिक्कत यहां ये रहती है कि एफ को ई डी सी बी ए एल एम एन ओ इस 9 लोगों के चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, और यही शायद इसकी कमजोरी है। और ये कमजोरी जो है ये बहुत सारा समय खराब करती है। लेकिन फ्योल की सीढ़ी यही कहती है कि आपको यही रूट फॉलो करना होगा। दिस इज व्हाट इज माय पॉइंट। नाउ इसकी उपयोगिता की बात करेंगे। अधिकारों और संदेश वाहन की अधिक स्पष्ट व्यवस्था होने के कारण समस्याओं का शीघ्रता से हल किया जा सकता है। तो यहां पर समतल संपर्क की बात हुई, गैंग प्लैंक। और समतल संपर्क जो है गैंग प्लैंक, केवल समान स्तर के कर्मचारियों से ही समतल संपर्क किया जा सकता है, यानी बीएल से, सीएम से, डी एन से, ई ओ से। यहां पर इस जो डायग्राम है यहां पर बताया गया है कि एफ कर्मचारी को पी से बात करनी है। तो इसके लिए शर्त एक ही है कि आपको अपने इमीडिएट ई से इस बारे में अनुमति लेनी होगी और पी को ओ से अनुमति लेनी होगी। नतीजा क्या होगा कि ये फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वो 9 चैनल का जो रास्ता था वो अवॉइड होगा, समय बचेगा और जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही है। और यहां से हमें एक सीख मिलती है कि समय की बचत और उस श्रृंखला को सभी को संतुष्ट करते हुए आप अपने काम को अच्छे से करते हैं। स्केलर चेन जो सोपान श्रृंखला है, जाहिर है कि इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होंगे और कुछ वायोलेटिंग इफेक्ट होंगे। लेट्स कम बैक टू अवर ओरिजिनल पोजीशन एंड लेट्स डिस्कस ऑल दोज इश्यूज नाउ। व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस स्केलर चेन? एंड द वन इज सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह, फ्लो जो है वो व्यवस्थित है। अधिकारों के पूर्ण आदर से बेहतर संबंध बनते हैं, समस्याओं का शीघ्र हल होता है। और इसके जो वायोलेटिंग इफेक्ट हैं स्केलर चेन के, वो हैं सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रवाह, नजदीकी अधिकारियों को अनदेखा करने से संबंधों में कटुता आती है, वो संबंध अच्छे नहीं रहते। और सूचनाएं समय पर उपस्थित ना होने से समस्याओं में वृद्धि होती है। दिस इज ऑल अबाउट स्केलर चेन। नाउ मूव टू व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, ऑर्डर की बात करेंगे। व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता के सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए।
फ्योल के शब्दों में प्रत्येक उपक्रम में दो अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे जो भौतिक साधन है, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, वो उनके लिए भौतिक व्यवस्था मटेरियल ऑर्डर, और मानवीय साधन जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर। भौतिक साधनों को व्यवस्थित करने का अर्थ यह है कि हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। इसी तरह मानवीय साधनों को व्यवस्थित करने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। A place for everyone and everyone in his appointed place। इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करने से हर व्यक्ति को यह पता होगा कि उसका कार्यस्थल कहाँ है, उसे क्या करना है और उसकी जरूरत की वस्तुएं कहाँ पर मिलेंगी। नतीजा, संस्था में उपलब्ध सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सकता है। यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। कारखाने में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर औजार टूल्स कहां पर उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार उन्हें यह पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर जरूरत पड़ने पर कहां अवेलेबल होगा। यहां जो बड़ी बात है, मुख्य बात है कि केवल टूल बॉक्स और पर्यवेक्षक का स्थान निश्चित होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों का अपने अपने निर्धारित स्थान पर पाया जाने जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसा ना होने पर मशीनों में टूट फूट से भारी हानि हो सकती है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट जानते हैं। जो ऑर्डर है, क्रमबद्धता है, भौतिक संसाधनों व मानव शक्ति का प्रभावपूर्ण उपयोग होता है। आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होती। बेहतर अनुशासन बना रहता है। इसके बायोलिटिक इफेक्ट, अवहेलनात्मक प्रभावों की बात करते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग होता है, दुर्घटनाओं की संभावना में वृद्धि होती है, अव्यवस्था का बोलबाला रहता है। 11वां सिद्धांत, समता, इक्विटी। रिमेंबर इट, वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वी हैव 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स as advocated by हेनरी फ्योल। समता, यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय एवं उदारता, जस्टिस एंड काइंडलीनेस का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे उनमें अपने कार्य के प्रति समर्पण और अपनेपन की भावना का संचार हो। किसी भी कर्मचारी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करके सबके साथ समान व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। फ्योल ने इस सिद्धांत के संबंध में स्पष्ट किया है कि यदि एक कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है और दूसरा कामचोर प्रकृति का है, तो दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे के साथ निश्चित रूप से सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिए। ऐसा करना ही अपने आप में समता होगी। इस विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए टेलर ने विभेदात्मक पारिश्रमिक पद्धति, डिफरेंशियल रेम्युनरेशन मेथड प्रस्तुत की है। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक एक दिन में 10 इकाइयां माल की तैयार करता है, 10 यूनिट्स प्रिपेयर करता है, और एक दूसरा श्रमिक जो है वो उसका मैनेजर का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और वो सिर्फ 8 यूनिट्स तैयार कर रहा है, और अंत में दोनों को बराबर मजदूरी दी जा रही है, लेबर जो है वो दोनों को बराबर दी जा रही है। ये समता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इक्विटी का जो प्रिंसिपल है उसका ये वायोलेशन है। और दूसरे श्रमिक को डेफिनेटली पहले से कम मजदूरी मिलनी चाहिए, उसको 10 के हिसाब से, और उसको सिर्फ 8 यूनिट्स की जो उसने तैयार किया है मटेरियल, उसके हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि जो इक्विटी, समता, ये जो सिद्धांत है इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं। घनात्मक प्रभाव, कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं,
संगठन के प्रति समर्पण की भावना में वृद्धि होती है। कुशल कर्मचारी अपनी कुशलता को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अकुशल कर्मचारी कुशलता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। वायोलेटिंग इफेक्ट, अवहेलनात्मक प्रभाव क्या है? कुशल कर्मचारियों के लिए असंतुष्टि का दौर होता है। कुशल कर्मचारियों का संगठन में विश्वास उठता है। कुशल कर्मचारियों की कुशलता में कमी आती है। अकुशल कर्मचारियों की लापरवाही में वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो 10 यूनिट बना रहा है, उसको भी बराबर लेबर मिल रही है, और मैंने 8 यूनिट बनाए, मुझे भी बराबर मिल रही है। तो जाहिर है जो अकुशल कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही में वृद्धि होगी। अब जो 12वां सिद्धांत है हेनरी फेयोल का, वो है कर्मचारियों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। प्रबंध की दृष्टि से कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन बदला जाना सर्वथा अहितकर है और यह अकुशल प्रबंध व्यवस्था का संकेत है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए तथा कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहे। फेयोल का मानना है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व बुरे प्रबंध का कारण भी है और परिणाम भी। ऊंची श्रम परिवर्तन दर, हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर से कर्मचारियों को बार बार चुने जाने व उनको ट्रेनिंग देने की लागतें जो हैं वो डेफिनेटली बढ़ जाती हैं और संस्था की साख में कमी आती है। संस्था की इस तरह की साख कर्मचारियों में अनिश्चितता की भावना पैदा करती है और वे हर समय नए कार्यों की खोज में व्यस्त रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें संस्था के प्रति समर्पण की भावना जागृत नहीं होती। उदाहरण के लिए, माना एक कंपनी में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कंपनी का वातावरण भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी में नहीं रुकेंगे, यानी अवसर मिलते ही वो कंपनी छोड़कर चले जाएंगे और यह स्थिति सर्वथा अहितकर है, नॉट बेनिफिशियल टू द कंपनी एट ऑल। इसके पॉजिटिव इफेक्टों की बात करते हैं। और पॉजिटिव इफेक्ट, धनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि, संस्था की साख में वृद्धि, कुशल कर्मचारियों का संस्था की ओर झुकाव और कम प्रशिक्षण लागत। इसके बायोलेटिंग इफेक्ट, अवहेलनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों के लिए अविश्वास का वातावरण, संस्था की साख में कमी, अच्छे कर्मचारियों द्वारा संस्था को छोड़ना, भारी भर्ती एवं प्रशिक्षण लागत, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा। 13वां प्रिंसिपल 13, पहल क्षमता, इनिशिएटिव। पहल क्षमता का अभिप्राय अपने विचारों को प्रकट करते हुए कार्य करने की क्षमता से होता है। फेयोल के अनुसार प्रबंधक का कर्तव्य है, मैनेजर का ये ड्यूटी है कि वो अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा तथा अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए किसी कार्य को करने या निर्णय लेने में पहल करने की भावना को उत्प्रेरित करे। ऐसा तभी संभव होगा जब मैनेजर सबऑर्डिनेट्स के विचारों का स्वागत करेगा, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनके विचारों का स्वागत करेगा। एक बार ऐसा करने से अधीनस्थ बार बार नए व उपयोगी विचारों के साथ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और धीरे धीरे वे संगठन के अटूट अंग बन जाएंगे। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मैनेजर को अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा, अपनी ईगो को भी त्याग देना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सेल्स मैनेजर को किसी नई एडवर्टाइजिंग मेथड का सुझाव देता है और सेल्स मैनेजर जो है उसे यह कहकर डांट दे कि जाओ, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो यकीन मानिए वो इन फ्यूचर कभी भी उस सेल्स मैनेजर के पास अपना सजेशन लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी पहल क्षमता को सेल्स मैनेजर द्वारा दबा दिया गया, प्रेस कर दिया गया। इसके उल्ट यदि उसके सजेशन को ध्यान से सुन लिया जाए,
भले ही लागू ना करें और भविष्य में कोई बेहतर सुझाव देने की वो दोबारा हिम्मत कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पहल क्षमता में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं इस प्रिंसिपल के, इस सिद्धांत के क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं, क्या घनात्मक प्रभाव हैं। कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि होती है, कर्मचारियों का निर्णयों को लागू करने में सहयोग मिलता है, कर्मचारियों की संस्था के प्रति अपनेपन की भावना में वृद्धि होती है। इसके जो अभिलनात्मक प्रभाव हैं, वायोलेटिंग इफेक्ट हैं, कर्मचारियों की सोच शक्ति का क्षीण होना, असहयोग का वातावरण, कर्मचारियों की संस्था के प्रति लगाव में डेफिनेटली कमी आएगी। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज, 14वां सिद्धांत है सहयोग की भावना, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रबंधक को, मैनेजर को, अपने अंडर काम करने वाले लोगों जो अधीनस्थ हैं उनसे वार्तालाप के दौरान मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हम शब्द का इस्तेमाल करना है। नो आई, इट शुड बी वी। उदाहरण के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों के सामने हमेशा यह कहना चाहिए, हम यह काम करेंगे, ना कि मैं यह काम करूंगा। प्रबंधक के इस व्यवहार से अधीनस्थों में टीम भावना का संचार होगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे? टीम भावना से काम करने की प्रेरणा, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी और कोऑर्डियल रिलेशन, मधुर संबंध। इसके वायोलेटिंग इफेक्ट क्या रहेंगे? अवहेलनात्मक प्रभाव, टीम भावना का हनन, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई, संबंधों में कड़वाहट। So we have discussed all the 14 fundamental principles of management and the conclusion is, फेयोल ने अपने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध का संबंध मानव से होने के कारण इसमें कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता। किन सिद्धांतों को, किन प्रिंसिपल्स को किस समय और किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में प्रयुक्त किया जाए, यह मैनेजर के एक्सपीरियंस, उसकी एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग जो पावर है, उसकी निर्णय शक्ति है, उस पर निर्भर करता है। अतः हेनरी फेयोल द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों में फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट प्रेजेंट है। लोचशीलता का जो तत्व है वो विद्यमान है। So this is all about this chapter. Now let me give you some assignment which are the important questions after the end of the chapter, and we must know. So you kindly note down those important questions rather. So let me give you the first one. Please note. प्रबंध के सिद्धांतों के अर्थ एवं प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रबंध के सिद्धांतों के अर्थ एवं प्रकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर of the principle of management. Second one, explain the following principles of management. प्रबंध के निम्न आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करें। नंबर 1,
अधिकार एवं उत्तरदायित्व, authority and responsibility. Number 2, कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. नंबर 3, निर्देश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, स्केलर चेन. समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. That's all for today, and we meet during the next chapter, and which will be scientific management. Till then, goodbye.